नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय को थोड़ा गहराई से समझेंगे जो है तो हमारे चारों ओर, पर हम शायद उसे उतना गौर से देखते नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर ये है क्या? ये बस प्रकृति के काम करने का एक तरीका है। एक सिस्टम जहां सारे जीव, पेड़ पौधे, जानवर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सब अपने आसपास की चीजों से, मतलब हवा, पानी, मिट्टी से जुड़े रहते हैं। ये एक छोटे से तालाब जितना भी हो सकता है, या फिर कोई बहुत बड़ा जंगल या समंदर। हमारे पास आज पारिस्थितिकी तंत्र के घटक नाम के कुछ दस्तावेज हैं। तो आज हम इन्हीं को जरा देखेंगे, समझेंगे कि ये तंत्र कैसे बनते हैं, इनके हिस्से क्या हैं और ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये साफ कर लें कि पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब सिर्फ बहुत सारे जीवों का एक जगह होना नहीं है। ये उससे ज्यादा है। ये उन जीवों और उनके आसपास के भौतिक माहौल के बीच का एक रिश्ता है, एक लेन-देन है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर ना 3 शब्द हैं जो अक्सर एक जैसे लगते हैं पर हैं अलग। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट और पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। जैसा आपने कहा, पारिस्थितिकी तो विज्ञान है जो जीवों और उनके माहौल के रिश्तों को पढ़ता है। पर्यावरण हुआ वो सब कुछ जो किसी जीव के आसपास है। अच्छा। और पारिस्थितिकी तंत्र वो उस पर्यावरण के अंदर एक काम करने वाली इकाई है, एक फंक्शनल यूनिट, जहां जीव आपस में और अपने भौतिक माहौल हवा, पानी, मिट्टी से क्रिया करते हैं। तो ये पारिस्थितिकी के अध्ययन का एक हिस्सा है। ये फर्क समझना जरूरी था। तो अब ये साफ है। अब आते हैं इसके हिस्सों पर, मतलब घटकों पर। स्रोत कहते हैं कि मोटे तौर पर 2 तरह के घटक हैं, जैविक यानी जिंदा चीजें और अजैविक यानी बेजान। सही, बायोटिक और एबायोटिक। और ये दोनों मिलकर ही पूरा सिस्टम चलाते हैं। हाँ, और कमाल की बात यह है कि ये अलग अलग नहीं है। ये ऊर्जा और पोषक तत्वों के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं, लगातार एक दूसरे पर असर डालते हैं। जैसे सोचिए, बिना पानी के जो अजैविक है, कोई पौधा कैसे जिएगा? पौधा जैविक है। हाँ बिल्कुल। या फिर बिना पौधों के शाकाहारी जानवर क्या खाएंगे? ये जो निर्भरता है ना, यही तो आधार है इसका। सही कहा। तो चलिए पहले इन अजैविक यानी निर्जीव घटकों को थोड़ा और समझते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये वो चीजें हैं जो जीवों के शरीर में आती जाती हैं, उनकी क्रियाओं में मदद करती हैं और फिर वापस पर्यावरण में चली जाती हैं। और इन्हें भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक। जी, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फैक्टर्स। तो पहले भौतिक कारक। इसमें सबसे पहले तो तापमान ही आता है। ये कितना जरूरी है हम सब जानते हैं। स्रोत बताते हैं कि तापमान तय करता है पौधे कैसे बढ़ेंगे, कौन से जीव कहाँ रह पाएंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे गर्म जगह के जीव अलग, ठंडी जगह के अलग। और आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, स्रोत कहते हैं कि ये तापमान के पैटर्न को बिगाड़ रहा है। इससे संतुलन बिगड़ता है। हाँ, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। तापमान इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे शरीर में और सभी जीवों में एंजाइम्स होते हैं। अच्छा। वो सारी रासायनिक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं और एंजाइम सही तापमान पर ही ठीक से काम करते हैं। तापमान बदला तो उनका काम गड़बड़ा जाता है। और जीवों ने तो लाखों साल में खास तापमान के हिसाब से खुद को ढाला है। जब तापमान तेजी से बदलता है तो मुश्किल होती है। तापमान के अलावा नमी, हवा में पानी कितना है, वो भी जरूरी है। रेगिस्तान के जीवों को देखिए। हाँ, ऊंट और कैक्टस। बिल्कुल। फिर है रोशनी। सूरज की रोशनी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। इसी से तो पौधे खाना बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण। जी, पानी में भी जहां तक रोशनी जाती है वहां जीवन अलग होता है और जहां अंधेरा है वहां अलग। फिर मिट्टी है, उसकी बनावट, पीएच, उसमें क्या पोषक तत्व हैं। और हाँ, हवा का दबाव भी ऊंचाई पर बदलता है ना। तो ये सब मिलकर माहौल बनाते हैं। सही। अब आते हैं अकार्बनिक कारकों पर, वो चीजें जो जीवन के लिए जरूरी हैं। पानी तो सबसे ऊपर है ना? बिल्कुल, पानी के बिना तो कुछ नहीं। ये हर कोशिका का हिस्सा है। कहाँ कितना पानी है उसी से तय होता है कि वहां कितने और कैसे जीव होंगे। जैसे बारिश वाले जंगलों में ज्यादा जीव होते हैं। हाँ, विविधता भी ज्यादा, संख्या भी ज्यादा। पानी के बाद ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए जरूरी। O2। हाँ, हवा में करीब 21%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, पौधों को खाना बनाने के लिए चाहिए। लेकिन इसका एक और पहलू भी है शायद, स्रोत कुछ और भी बताते हैं। हाँ, CO2 जब समंदर में घुलती है तो पानी को थोड़ा अम्लीय बनाती है, एसिडिक। अच्छा, उसे क्या कहते हैं? समुद्री अम्लीयकरण,
ओशन एसिडिफिकेशन। इससे उन जीवों को दिक्कत होती है जो अपना खोल बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, जैसे मूंगा या सीप। अरे, तो उनके लिए खोल बनाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ज्यादा मेहनत लगती है। ये चिंता की बात है। और नाइट्रोजन का क्या? उसका भी जिक्र है। हाँ, नाइट्रोजन भी बहुत जरूरी है। अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। ये प्रोटीन और अमीनो एसिड्स का मतलब मेन हिस्सा है। प्रोटीन तो शरीर बनाते हैं। हाँ, संरचना भी बनाते हैं, एंजाइम और हार्मोन की तरह काम भी करते हैं। हवा में नाइट्रोजन तो बहुत है, करीब 78%, पर ज्यादातर जीव इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर कैसे? कुछ खास बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी में, वो उसे बदलते हैं, तब पौधे उसे ले पाते हैं। फिर वो खाने की चेन में आगे बढ़ता है। अच्छा, ये तो पूरा चक्कर है। और तीसरी चीज थी कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर। स्रोत कहते हैं ये जैविक और अजैविक दुनिया के बीच पुल जैसे हैं। ये क्या होते हैं? ये असल में जीवों के मरने के बाद बचे हिस्से या उनके बनाए अणु हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड यानी वसा। अच्छा। ये जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। प्रोटीन का हमने जिक्र किया। कार्बोहाइड्रेट जैसे चीनी, स्टार्च, वो ऊर्जा देते हैं, पौधे बनाते हैं इन्हें। और लिपिड? लिपिड यानी तेल, वसा, मोम। ये कोशिकाओं की झिल्ली बनाते हैं, ऊर्जा जमा करते हैं। कुछ हार्मोन भी लिपिड होते हैं। तो ये तीनों मिलकर निर्जीव से सजीव दुनिया बनाते हैं। वाह, तो ये हुई अजैविक दुनिया। अब आते हैं असली हलचल पर। जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स। सारे जिंदा जीव, पेड़ पौधे, जानवर, फंगस, बैक्टीरिया, सब। स्रोत कहते हैं ये सब खाने खिलाने के रिश्तों से जुड़े हैं। फूड चेन, फूड वेब। जी। और इनको 3 मुख्य भूमिकाओं में बांटा गया है। बनाने वाले यानी उत्पादक, खाने वाले यानी उपभोक्ता, और गलाने वाले यानी अपघटक। हाँ, यहीं से मजा आता है। तो पहले उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, स्वपोषी भी कहते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाने वाले। जैसे हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण से। बिल्कुल। लेकिन एक और तरीका भी है जो स्रोतों में बताया गया है, कीमोसिंथेसिस, रसायन संश्लेषण। वो क्या है? सोचिए, गहरे समंदर में जहां सूरज की रोशनी पहुंचती ही नहीं, वहां भी जीवन है। हाँ, सुना है। वहां कुछ बैक्टीरिया और आर्किया होते हैं जो सूरज की रोशनी के बजाय पानी में घुले रसायनों से ऊर्जा लेकर खाना बनाते हैं। बिना रोशनी के। कमाल है। हाँ, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड से। हाँ। ये उन अंधेरी गहराइयों के इकोसिस्टम का आधार बनते हैं। दिखाता है कि जीवन कितना कमाल का है। वाकई। तो ये हुए खाना बनाने वाले। अब खाने वाले उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, परपोषी, मतलब दूसरों पर निर्भर। ये अपना खाना नहीं बनाते हैं। सही। इनको खाने की आदत के हिसाब से बांटते हैं। पहले शाकाहारी, हर्बिवोर, जो सीधे पौधों को खाते हैं, गाय, हिरण, टिड्डा। ठीक है। फिर मांसाहारी, कार्निवोर, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। इनमें भी लेवल है। जो शाकाहारी को खाए वो सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे लोमड़ी खरगोश को खाती है। हाँ, और जो दूसरे मांसाहारी को खाए वो टर्शियरी कंज्यूमर, जैसे बाज सांप को खा ले, शेर, बाघ वगैरह ऊपर होते हैं। और फिर सर्वाहारी? हाँ, ओमनीवोर, जो पौधे और जानवर दोनों खा लेते हैं, भालू, कौवा और हम इंसान। और फिर आते हैं तीसरे खिलाड़ी, अपघटक, डिकम्पोजर्स और डेट्रिटिवोर्स। स्रोत कहते हैं ये प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं। हाँ, कह सकते हैं। इनका काम बहुत जरूरी है। अपघटक मतलब बैक्टीरिया और फंगस। ये मरे हुए जीवों और पौधों के जटिल पदार्थों को तोड़ते हैं और उन्हें सरल पोषक तत्वों में बदल देते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये तत्व वापस मिट्टी या पानी में चले जाते हैं। अच्छा, जहां से पौधे उन्हें फिर से ले सकें। बिल्कुल, ये प्रकृति का रिसाइकलिंग सिस्टम है। और एक और ग्रुप है डेट्रिटिवोर्स। वो क्या करते हैं? जैसे केंचुए, मिलीपीड, कुछ कीड़े। ये सीधे मरे हुए मलबे को खाते हैं, उसे पचाकर छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो ये अपघटकों की मदद करते हैं? हाँ, उनका काम आसान कर देते हैं। सोचिए, अगर ये दोनों ना हो तो दुनिया मरे हुए जीवों से भर जाएगी और मिट्टी में पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। ये तो बहुत जरूरी काम हुआ। तो हमने दोनों घटकों को अलग अलग देखा, जैविक और अजैविक। लेकिन जैसा शुरू में कहा था, असली चीज तो इनका मेल है, इनका आपस में रिश्ता। बिल्कुल, कोई भी जीव अकेला नहीं है। हर कोई अपने खाने, पानी, रहने की जगह के लिए दूसरों पर और अजैविक माहौल पर निर्भर है। पौधे मिट्टी, पानी, हवा, धूप पर। शाकाहारी पौधों पर, मांसाहारी दूसरे जीवों पर, परजीवी अपने होस्ट पर। मिट्टी भी तो चट्टानों के टूटने और मरे हुए जीवों के गलने से बनती है। हाँ, ये तो सब जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही पेचीदा जाल है। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि इकोसिस्टम कोई रुकी हुई चीज नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।
इसमें ऊर्जा एक तरफ बहती है, सूरज से पौधों तक, फिर जानवरों तक। और जो पदार्थ हैं, पोषक तत्व, वो घूमते रहते हैं चक्रों में। तो आज की इस बातचीत से हमने पारिस्थितिकी तंत्र की एक रूपरेखा समझने की कोशिश की। ये क्या है, इसके दो मुख्य हिस्से, जैविक और अजैविक, और उनके अंदर भी क्या क्या है, भौतिक, अकार्बनिक, कार्बनिक कारक, फिर उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। जी। और सबसे जरूरी कि ये सब अलग थलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे पर निर्भर